हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका बीपीएससी कॉर्नर में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम रंजीत आईएएस सर के द्वारा जो सामान्य अध्ययन का पेपर तैयार किया गया है कक्षा 1 से 5 तक के लिए और जो पूर्णतः एससीईआरटी के पाठ्यक्रमों पर बेस्ड हैं, उसके प्रैक्टिस सेट 9 को कवर करने जा रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 8 जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको कवर कर लिए हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ जाएँ, जाके उन सभी चैप्टर्स को भी क्लियर कर ले जो हम लोगों ने कर रखा है ऑलरेडी। उसके अलावा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे आपको और बहुत सारे पब्लिकेशन के सेट्स भी मिल जाएंगे मेरे चैनल पर। अगर आप करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ सपोर्ट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण सवालों को। आज का पहला सवाल है, निम्न में से किस शासक को मगध के उदय का श्रेय जाता है? तो यह कौन से जो शासक थे? तो यह हो जाएगा बिंबिसार। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। मगध जो है 16 महाजनपदों में से सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, जिसकी आरंभिक या प्रारंभिक राजधानी जो थी गिरिब्रज या राजगृह थी। मगध में बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना कर मगध साम्राज्य की नींव रखी थी और इसे मगध साम्राज्य का जो है वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो बिहार की जो स्थापना है 1912 ईस्वी को की गई थी और 22 मार्च 1912 को जो है बिहार को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर एक अलग राज्य बनाया था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। वहीं बिहार की जो स्थापना है 1912 ईस्वी को 22 मार्च में हुई थी। तो याद रखिएगा, दोनों ही डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वह थे श्री कृष्ण सिंह। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण थे और इन्हें जो है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसका जो उपनाम है यह है बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है और इनका जन्म 21 अक्टूबर 1887 में बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किसने किया था? तो यह किया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। गौतम बुद्ध ने मानव के दुखों का कारण तृष्णा को बताया और 4 आर्य सत्य का प्रतिपादन किया और भगवान बुद्ध ने दुख के निवारण हेतु अष्टांगिक मार्ग अर्थात जो है मध्यम प्रतिपदा जो है बताया था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, चेदी वंश का प्रसिद्ध शासक राजा खारवेल किस क्षेत्र से था? तो यह जो थे कलिंग से थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चेदी वंश का जो प्रसिद्ध राजा खारवेल कलिंग से संबंधित थे और यह जैन धर्म का अनुयायी था और खारवेल के हाथी गुम्फा या खंडगिरी या उदयगिरी गुफाओं में प्रारंभिक जैन अवशेष मिलते हैं। अगला सवाल है हमारा, अकबर को किसने अपना दरबारी कवि नियुक्त किया गया था? अकबर ने किसको अपना दरबारी कवि नियुक्त किया था? तो अकबर के जो दरबारी कवि थे यह थे मियाँ तानसेन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा और यह जो थे नवरत्नों में से, अकबर के 9 रत्नों में से एक थे और सबसे पहले जो है अबुल फजल के माध्यम से तानसेन का परिचय एक चिट्ठी के द्वारा अकबर से कराया गया था। बाद में जो है अकबर ने तानसेन की प्रतिभा को देखते हुए अपना दरबारी कवि बना लिया। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा नेक्स्ट सवाल है, अकबर किस वंश का शासक था? जो कि इनका कार्यकाल है 1556 से 1605 ईस्वी तक। तो अकबर जो है यह मुगल शासक थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी को हुआ था और वह जो है 1556 ईस्वी में मुगल साम्राज्य के तीसरे शासक बने थे। उसके पिता कौन थे? तो हुमायूं और माता हमीदा बेगम बानो थी। वह मात्र 13 उम्र में ही मुगल बादशाह बन गए थे और इसने पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में हेमू विक्रमादित्य को हराया था, जिसमें अकबर का सेनापति बैरम खां था। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो यह रखा गया था पटना में। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1912 ईस्वी को पटना के बांकीपुर में रखा गया था और इसकी अध्यक्षता RN माधुलेकर ने की थी। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई थी? तो जयप्रकाश नारायण को जो है लोकनायक की उपाधि दी गई थी और जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और एक राजनेता थे। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किस अधिनियम के बारे में जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमें ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक थे किंतु इंजन नहीं था? तो यह कथन जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू का, यह कहा गया था 1935 के अधिनियम के लिए। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 के अधिनियम के बारे में कहा था कि हमें एक ऐसी कार दी गई थी जिसमें सब ब्रेक तो है किंतु इंजन नहीं है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को ब्रिटिश द्वारा फांसी की सजा दी गई थी? तो यह थे राजगुरु। ऑप्शन जो सी है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देख लेते हैं।
निम्नलिखित में कौन भारत का पहला वाइसरॉय था? तो भारत के जो प्रथम वाइसरॉय थे यह थे लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश संसद ने भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया और इसके अंतर्गत शक्ति का अंतरण ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश संसद को कर दिया गया और फिर भारत में गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पद को समाप्त कर भारत का वाइसरॉय नियुक्त किया गया और भारत का पहला वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अगला सवाल है हमारा, दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? तो दांडी यात्रा जो है कुल 24 दिनों तक चली थी। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किसने कहा था कि भारत की आत्मा गाँव में निवास करती है? तो यह कथन कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। अगला सवाल है हमारा, एक स्कूल एथलीट टीमों में के एक समूह में 21 बास्केटबॉल टीम में 26 हॉकी टीम और 29 फुटबॉल टीम हैं। अगर 14 हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं तो 12 फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं। 15 हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं, 8 तीनों खेल खेलते हैं, तो कितने केवल फुटबॉल खेलेंगे? फ्रेंड्स, ये आपका रीजनिंग का सवाल आ गया, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। 1937 में कांग्रेस की कितनी राज्यों में सरकारें थीं? तो 1937 में जो कांग्रेस की सरकारें थीं यह कुल 5 राज्यों में थी। कौन कौन से वो 5 प्रांत थे? तो मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, नीचे 1857 की क्रांति के दौरान उनके नेतृत्व क्षेत्रों का युग्म है, गलत युग्म को छांटिए। तो इसमें जो हमारा गलत कथन हो जाएगा वह हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई, जो कि इंदौर में ये कर रही थी, इसका विरोध कर रही थी। तो ये कथन जो है गलत है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने जो है विद्रोह का नेतृत्व इंदौर से नहीं झांसी से किया था। याद रखिएगा, झांसी से किया था, इसलिए ये कथन जो है गलत हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, किस राष्ट्रीय नेता ने अंडमान सेल्यूलर जेलों की दीवारों पर भारत का इतिहास लिखा था? तो यह लिखा गया था वीर सावरकर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, लंदन में स्थित रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के पहले भारतीय सदस्य थे। तो ये जो प्रथम भारतीय सदस्य थे यह थे AC वाडिया। ऑप्शन जो है बी यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा युद्ध अंग्रेजों की फ्रांसीसियों पर श्रेष्ठता सिद्ध करता है? तो यह करता है सिद्ध वांडीवाश का युद्ध, जो कि 1760 ईस्वी को लड़ा गया था। अगला सवाल है हमारा, मेरियाना खाई या मेरियाना ट्रेंच कहाँ है? तो मेरियाना ट्रेंच जो है प्रशांत महासागर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्न में से कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर में नहीं पाई जाती है? तो यह जो धारा है पेरू की धारा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समुद्र में बहिर्विष्ट भूमि कहलाती है। तो यह भूमि कहलाती है प्रायद्वीप। ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र से घिरी बहिर्विष्ट भूमि प्रायद्वीप कहलाती है। यह समुद्र से 3 ओर से घिरा हुआ होता है। अगला सवाल है, कौन सा देश सुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्यूबा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि क्यूबा को जो है हम चीनी का कटोरा के देश के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है हमारा, एक घड़ी दोपहर 12 बजे चलना शुरू करती है, 5:10 पर घंटी की सुई घूम जाएगी। तो यह कितने रोटेट कर जाएगी? तो यह कुल 155 डिग्री। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि। तो क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के लिए 82 पूर्वी देशांतर रेखा इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करती है और यह ग्रीनविच मीन टाइम से जो है 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित जिलों में कौन सा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? तो यह स्थित है किन्नौर। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए। हमारा अगला सवाल है, भारत का सबसे दक्षिण में स्थल है। तो भारत का जो सबसे दक्षिण में स्थल है यह हो जाएगा ऑप्शन ए कन्याकुमारी। ऑप्शन ए कन्याकुमारी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, सॉरी फ्रेंड्स, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु जो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, रियली सॉरी। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, पश्चिमी तट के उत्तरी भाग को कहते हैं। तो पश्चिमी तट के उत्तरी जो भाग को कहते हैं हम उसे कोंकण तट कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भारत के जो पश्चिमी तट को हम, मान लीजिए ये भारत का मैप है और इस तट को हम 3 भागों में बांटते हैं। पहला कोंकण तट, फिर आता है आपका कर्नाटक या कन्नड़ तट और दूसरा आता है मालाबार तट, यहाँ से यहाँ तक। तो ये कुल 3 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। नल्ला मलाई पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो यह स्थित है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला भंडार में सबसे समृद्ध है?
तो सबसे समृद्ध जो कोयला भंडार क्षेत्र है वह है दामोदर घाटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम बंगाल का रानीगंज कोयला क्षेत्र ऊपरी दामोदर घाटी में है, जो देश का सबसे महत्वपूर्ण एवं बड़ा कोयला क्षेत्र है और इस क्षेत्र से देश का लगभग 35% कोयला प्राप्त होता है। अगला सवाल है हमारा, निम्नलिखित विकल्पों में से कोयला का सबसे शुद्ध रूप क्या है? तो एंथ्रासाइट जो होता है सबसे उत्तम कोयले का जो होता है प्रकार होता है जिसमें कार्बन की मात्रा 80 से 90% तक पाई जाती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। भारत में लोहा उत्पादन करने की लागत अन्य देशों की तुलना में किस कारण काफ़ी कम है? तो यह जो है कोयले और लोहा एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत कौन सा है? तो ऊर्जा का जो गैर परंपरागत स्रोत हो जाएगा वह हो जाएगा प्रकाश वोल्टीय ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि फोटो वोल्टिक सेलों द्वारा सूर्य की रोशनी को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है और सूर्य कभी ना खत्म होने वाला ऊर्जा का स्रोत है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के तटीय भूभाग को क्या कहते हैं? तो इसके तटीय भूभाग को हम कोरोमंडल कहते हैं। ऑप्शन जो बी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। हमारा अगला सवाल है, मुक्त उद्यम पद्धति के अंतर्गत उपभोक्ता ही तय करते हैं कि किन पदार्थों तथा सेवाओं का उत्पादन किया जाएगा और किस मात्रा में। इस संकल्पना को कहते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है उपभोक्ता प्रभुत्व। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, इनमें से कौन सा मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है? तो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि जो है मुद्रास्फीति की समस्या को उत्पन्न करता है। अगले सवाल है हमारा, वैट पहली बार कहाँ लागू किया गया था? तो वैट को सबसे पहले फ्रांस पर लागू किया गया था। ऑप्शन जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैट सबसे पहले 10 अप्रैल 1954 ईस्वी को जो है फ्रांस में लागू किया गया था और यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे भारत में 1 अप्रैल 2005 में लागू किया गया था, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा, आर्थिक नियोजन हिस्सा है? तो आर्थिक नियोजन जो समाजवादी अर्थव्यवस्था का हिस्सा है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सी लागत सीमांत लागत से संबंधित है? तो यह जो हो जाएगा परिवर्ती लागत। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत वाक स्वतंत्रता आदि विषय कुछ अधिकारों का संरक्षण संदर्भित करती है। तो यह करती है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों में। ऑप्शन जो डी हो जाएगा वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 उपलब्ध कराता है? तो यह उपलब्ध कराता है अनुच्छेद 19 के तहत हमें 6 स्वतंत्रता प्राप्त है और यह कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा, बोलना या भाषण देना, शांतिपूर्ण तथा बिना हथियारों के सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संघ बनाने की स्वतंत्रता, भारतीय राज्य क्षेत्र में आबाद संरक्षण की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी भाग में निवास करने की स्वतंत्रता तथा कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यवसाय या व्यापार करने की स्वतंत्रता। तो कुल 6 हमें स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त है। अगला सवाल है हमारा, डैश का अर्थ है भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक महत्व के मामले संबंधित या वह मुद्दा जिसमें संविधान की व्याख्या निहित हो के लिए सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो यह जो हो जाएगा सहकारी न्याय क्षेत्र से। ऑप्शन जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र का उच्च न्यायालय किस राज्य के अंतर्गत आता है? तो यह जो आता है पश्चिम बंगाल के अंतर्गत। ऑप्शन जो बी है यह राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान का मूल ढांचा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस मामले में घोषित किया गया था? तो यह घोषित किया गया था केशवानंद भारती मामले में, जो कि 1973 में जो है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत केशवानंद भारती मामले में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट सवाल है हमारा, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया था 1 अप्रैल 2010 को। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को, अधिकार कर्तव्यों को करते हैं? तो अधिकार जो है कर्तव्यों को निर्देशित करते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, मूल कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया या किस देश से, किस संविधान से लिया गया? तो यह लिया गया था सोवियत संघ के संविधान से। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का वर्णन जो है भाग 4A में के अनुच्छेद 21A में किया गया है, जो कि रूस के संविधान से लिया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वर्ष आतंकवाद रोकथाम अधिनियम पोटा अधिनियमित हुआ था? तो यह जो अधिनियमित हुआ था 2002 को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ है किस अधिकार से या वारंट से। नेक्स्ट सवाल है हमारा, चमगादड़ बाधाओं को महसूस कर लेते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। तो इनके द्वारा जो है प्रसर्व्य ध्वनि तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, जिसके कारण वे अपनी बाधाओं को महसूस करने में सक्षम होते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले
सवाल है श्वेत प्रकाश के घटकों में विभाजन किसके कारण होता है? तो यह होता है प्रकीर्णन के कारण। ऑप्शन जो डी है यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नांकित में कौन ओमिक चालक है? तो कौन ओमिक चालक हो जाएगा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन डी चांदी। सभी धातुएं ओमिक चालक होती हैं, जबकि सभी अर्ध चालक तथा अवरोधक अओमिक अथवा नन ओमिक चालक होती हैं। अगला सवाल है निम्न में कौन सा अम्ल सौम्य अम्ल के नाम से जाना जाता है? तो इसे हम बोरिक अम्ल के नाम से जानते हैं, जो कि सौम्य अम्ल होता है। इसका प्रयोग आंखों के लोशन बनाने में काम आता है और इसे कीटाणुनाशक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा जल का अधिकतम घनत्व होता है? तो जल का जो अधिकतम घनत्व होता है वह 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ऑप्शन जो सी है यह राइट हो जाएगा। अगला सवाल है डैश के बहुलीकरण द्वारा पीवीसी प्राप्त होता है? तो यह प्राप्त किया जाता है विनाइल क्लोराइड के द्वारा। अगला सवाल है हमारा मानव कंकाल तंत्र कुल कितने अस्थियों से मिलकर बना है? तो यह कुल 206 हड्डियों से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्नलिखित में से मानव शरीर में जल की मात्रा को संतुलित करने हेतु उत्तरदायी है? तो यह कौन है? तो यह है किडनी या वृक्क। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए निम्नलिखित में से किसका अपशिष्ट पदार्थ यूरिक एसिड या अम्ल है? तो यह है पक्षी। ऑप्शन जो सी है वह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा दांतों के क्षरण को कम करने हेतु अधिकतर टूथपेस्ट में क्या होता है? तो यह मिलाया जाता है फ्लोराइड। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा निम्न में कौन सा प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है? तो मैथ का सवाल है फ्रेंड्स, जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए गांधी इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित है? तो गांधी इरविन समझौता जो है यह संबंधित है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ऑप्शन जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को जो हुआ था महात्मा गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य हुआ था। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है निम्नलिखित में से किसने एक नीति तैयार की थी जिसे डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैप्स के नाम से जाना गया था? तो यह नीति तैयार की गई थी लॉर्ड डलहौजी के द्वारा और यह सिद्धांत जो है व्यापक का सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई एक नीति थी जो भारत के ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की अवधि के दौरान 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल थे। और इस सिद्धांत में कहा गया था कि यदि कोई भारतीय शासक जैसे कि कोई राजकुमार या राजा एक प्राकृतिक उत्तराधिकारी के बिना मर जाता है तो उसका क्षेत्र जो होता है वह उससे चूक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने डैश में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में कहा था? तो कौन से साल और कौन से अधिवेशन में कहा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 में कलकत्ता के अधिवेशन में कहा गया था। अगले सवाल को देख लीजिए भारत छोड़ो प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक सत्र में आयोजित की गई थी? तो यह जो आयोजित की गई थी बॉम्बे अधिवेशन में। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। किसका कथन है कि यदि कोई शासकीय निर्देशक तत्वों की अवहेलना करता है तो निश्चित रूप से इसके लिए उसे जनता के प्रति उत्तरदायी होना पड़ेगा? तो यह जो कहा गया था यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। अगला सवाल है 1857 के विद्रोह के दौरान लखनऊ का शासक कौन था? तो इसके जो शासक थे वह थे बेगम हजरत महल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित में से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को सीमांकित करने के लिए गठित 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया था? तो यह किया गया था सिरिल रेडक्लिफ के द्वारा, जिनके नाम पर ही उस सीमा का नाम रखा गया है। नेक्स्ट सवाल है हमारा 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? तो यह आरंभ किया गया था पवनार महाराष्ट्र से। नेक्स्ट सवाल है व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह के जो तीसरे सत्याग्रही थे वह थे ब्रह्मदत्त। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्तिगत सत्याग्रह का प्रारंभ 17 अक्टूबर 1940 के वर्धा के निकट पवनार ग्राम से शुरू हुआ था। इसके प्रथम सत्याग्रही याद रखिएगा विनोबा भावे, दूसरे तथा तीसरे क्रम पर जो है जवाहरलाल नेहरू तथा ब्रह्मदत्त थे। अगला सवाल है हमारा भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल के अपने प्राकृतिक आवास में पाए जाने की सबसे अधिक संभावना कहाँ है? तो यह संभावना है पश्चिमी घाट में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन बी चंबल नदी। अगला सवाल है एम स्ट्रिप शब्द कभी कभी समाचारों में किस संदर्भ में देखा जाता है? तो यह देखा जाता है बाघ अभ्यारण्यों का रखरखाव से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही एम स्ट्रिप्स का जो पूर्ण रूप हो जाएगा मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। नेक्स्ट देख लेते हैं अगले सवाल को। अगला सवाल है हमारा जैव ऑक्सीजन मांग किसके लिए एक मानक मापदंड है? तो यह जो मापदंड है जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों में प्रदूषण के मापने के लिए। अगला सवाल है हमारा निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में वायु पाखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है? तो यह अवस्थित है अरुणाचल प्रदेश में।
अगला सवाल है हमारा, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह स्थित है भागलपुर में। ऑप्शन जो ए है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, निम्न में कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो जो नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर सी नगरीकरण। नेक्स्ट सवाल है, कौन सा बाघ राज्य कहा जाता है? तो बाघ राज्य जो कहा जाता है मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है सवाल हमारा, निम्न में से व्याघ्र अभयारण्य कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वह हो जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक वन आच्छादित है? तो किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वन आच्छादित है? तो यह है मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट सवाल है, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसमें हम जो है खैर के पेड़ का लकड़ी का जो है उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है? तो यह है 22%। सवाल हमें सुमेलित करना है। तो सागौन का जो वृक्ष है यह पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है? तो यह आर्द्र जो है मानसूनी वनस्पति है और यह हिमालय के जो है तराई क्षेत्र में पाया जाता है। सागौन का वृक्ष हिमालय की तराई में पाया जाता है। वहीं जो है देवदार यह समशीतोष्ण होता है और यह जो है शंकुधारी वन में पाया जाता है। और सुंदरी जो है यह मैंग्रोव वन क्षेत्र का हिस्सा है। वहीं जो है आपका सिनकोना जो होता है मध्य भारत में पाया जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देख लीजिए अगले सवाल को। अगला सवाल है, भारत में वर्षा का अधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका जो कारण है वह हो जाएगा वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी कारण हैं। नेक्स्ट सवाल को देख लीजिए, निम्नांकित राज्यों में से किस में साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो जो प्राकृतिक निवास है यह असम का क्षेत्र है। नेक्स्ट सवाल है, राष्ट्रीय वन नीति में भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में कितने प्रतिशत पर वन रखने का लक्ष्य है? तो यह जो है 1/3 भाग पर। सवाल है, भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? तो कुल जो है 21 जोन्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश में पाया जाता है। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो सदाबहार जो वन है यह पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। आखिरी सवाल है, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो यह अवस्थित है ऑप्शन ए राजस्थान में। फ्रेंड, वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मिलते हैं जस्ट ही इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू।